हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर आज देखो हमारी है ये डेमो क्लास है यूजीसी नेट हिंदी के लिए। यूजीसी नेट एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये हिंदी साहित्य उपयोगी नोट्स, ये किताब आप देख सकते हो। ये मैंने ई बुक तैयार की है जो कि आपको ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। और आज इसी में जो हमने इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद भी आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। चलेंगे बिना देरी किए। इस उपन्यास की शुरुआत सबसे पहले जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, इसकी रचना किसने की है? तो पंडित गौरी दत्त शर्मा। पंडित गौरी दत्त शर्मा ने इसकी रचना की थी, जो कि 1870 ईस्वी में की। यह मेरठ के लियो प्रेस से 35 पृष्ठों का छपा हुआ एक लघु काय उपन्यास निकला था। बहुत छोटा सा ये उपन्यास है, केवल 35 पृष्ठों में छपा हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो मेरठ के लियो प्रेस से ही प्रकाशित हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वही चीज मैंने रखी है। बहुत ज्यादा अनर्गल मैटर यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन जो जरूरी है वो सब मिलेगा। भूमिका या थोड़ा सा कथा सार देख लेते हैं। इसकी भूमिका में क्या लिखते हैं? पंडित गौरी दत्त शर्मा उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं कि यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के दोष को रेखांकित करता है। ये जो उपन्यास है, इसके बारे में खुद लेखक ने ही कहा है कि ये उपन्यास पढ़ी लिखी और जो अनपढ़ स्त्रियां हैं उनके गुण दोषों को रेखांकित करता है कि उन दोनों के अंदर पढ़ने लिखने और अनपढ़ होने में क्या फर्क होता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज के लिए भी और परिवार के लिए भी पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इसका प्रणयन यानी इसकी जो रचना वो कर रहे हैं, उनका ज्यादातर ध्यान किस चीज पर है? स्त्री शिक्षा पर बल है। वो चाहते हैं कि सभी स्त्रियां पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़कियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये उनका मुख्य रूप से यहाँ पर आधार विषय रहा है। वे यह भी लिखते हैं साथ में कि आज तक बहुत सारे लेखकों के द्वारा स्त्री शिक्षा से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको पता है या मुझे निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत ही लाभ उठाएंगे। ये हो गई इसकी भूमिका, ठीक है। सभी जो गद्य विधाएं हैं उसमें जिसमें भी भूमिका इंपॉर्टेंट है, सभी में आपको भूमिका इसी प्रकार से मिलेगी, ठीक है। ये नोट्स का एक तरीके से डेमो व्यू है जो आपको मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। इस उपन्यास में आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका कथासार देख लेते हैं। इस उपन्यास में मेरठ के अग्रवाल बनिया, मेरठ के ध्यान रखना है, मेरठ का पूछा जाता है। उपन्यास में मेरठ के अग्रवाल बनिया लाला सर्वसुख जो परिवार के मुखिया भी हैं और उन्हीं के माध्यम से जो इसके मुख्य पात्र भी हैं, उन्हीं के माध्यम से ये कथा प्रस्तुत की गई है, ठीक है। लाला सर्वसुख के दो बेटे हैं और दो बेटियां हैं। बड़े बेटे का नाम दौलत राम है, जिसकी पत्नी है ज्ञानो, और छोटा बेटा है छोटे लाल, जिसकी पत्नी कौन है? आनंदी है, ठीक है। ज्ञानो और आनंदी, ये ध्यान रखना। जब बड़े बेटे की पत्नी ज्ञानो है तो सीधी सी बात है ज्ञानो जेठानी हो गई, ठीक है। और आनंदी कौन है? देवरानी। तो इसीलिए इस जो उपन्यास है इसका शीर्षक है पड़ा है देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस विधा की रचना है, तो कहानी समझ के इसको कहानी ना लगाएं, ये उपन्यास है। ज्ञानो जो जेठानी है वह एक अनपढ़ स्त्री है, वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। देखो ऐसा तो नहीं होता कि पूरी तरह से जो अनपढ़ लोग हैं वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं हो, उनमें कोई गुण ही ना हो, लेकिन अनपढ़ होने में और पढ़े लिखे होने में बहुत डिफरेंस जरूर होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। उनमें कुछ कहते हैं ना, जो शिक्षा होती है वो हमारे दिमाग का विकास करती है, ठीक है। और जब दिमाग का विकास होता है तो सीधी-सी बात है हमारे जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है। छोटी बहू आनंदी पढ़ी लिखी है और समझदार भी है।
उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उनकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। जो लाला सर्वसुख जो उसके ससुर हैं, देवरानी जेठानी के क्या हैं, ससुर जी हैं, है ना? और उनकी पत्नी सहित यानी कि उनकी सास, सब लोग उनसे बहुत खुश रहते हैं छोटी बहू से, ठीक है? जो कि आनंदी है, पढ़ी लिखी है। जबकि ज्ञानों के साथ सास, ससुर, देवरानी सबसे उसकी खटपट लगी ही रहती है। मतलब ज्ञानों के साथ किसी का भी मतलब उसका किसी के साथ बनती ही नहीं है उसकी। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। क्या देवरानी जेठानी ये विशेषता पूछी जा सकती है, किसकी विशेषता है? वे देवरानी जेठानी जो उपन्यास है, उसकी विशेषता है कि ये सामाजिक कुरीतियां, कुरीति का मतलब होता है जो बुरी परंपराएं या बुरी रीतियां जो हमारे समाज में चल रही होती हैं, बाह्य आडंबरों, बाहरी दिखावों पर, धार्मिक अंधविश्वासों पर करारी चोट करता है। इस उपन्यास में आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च करना, झाड़ फूक आदि की भी चर्चा की गई है। झाड़ फूक आप जानते हैं, ये हमारे देश में आज भी प्रचलित है और पहले भी बहुत ज्यादा था कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई, कोई बीमार हो गया, किसी को मान लो छींक भी आ गई या किसी को खांसी हुई या किसी को कुछ भी बीमारी हुई, बुखार आ गया, तो उसे पहले कहाँ लेके जाते हैं? जो बाबा रहते हैं ना, उनके उन पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अरे किसको किसी ने कुछ दे तो नहीं दिया, किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, है ना? ये हमारे देश में ऐसा नहीं है। आजकल पढ़े-लिखे लोग भी बहुत इन चीज़ों को मान रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है? झाड़-फूँक आदि की भी चर्चा इस उपन्यास के माध्यम से की है लेखक ने। उपन्यास के अंदर अलगोजे की समस्या भी चित्रित हुई है। ठीक है? यही पूछा जा सकता है पॉइंट, अलगोजे की समस्या किसमें चित्रित हुई है? तो उपन्यास के अंदर हुई है। इस देवरानी जेठानी उपन्यास है, उसके अंदर हुई है ना? बाकी बहुत ज़्यादा देखो, अगर हम इसकी पूरी कथा पढ़ने बैठे तो कम से कम ये 8-10 पेजों का है, बल्कि ज़्यादा का ही है ना? लेकिन हमें वो चीज़ पढ़नी है जो हमारे पेपर के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आप अगर मूल किताबों को पढ़ने बैठ गए ना, तो आपको कम से कम 1 साल लगेगा सारी किताबों को पढ़ने में। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, इस पर भी हल्की-सी रोशनी डाली गई है। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, यानी कि वृद्धों की स्थिति पर भी इसमें यहाँ पर भी रोशनी डाली गई है। उपन्यास का जो अंत है वो बंटवारे से होता है। उपन्यास के अंत में जो देवरानी जेठानी है, जो दोनों भाई हैं सर्वसुख लाला के, उनके दोनों बच्चों का बंटवारा हो जाता है। जहाँ बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में क्या आती है, दुकान आती है, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। ठीक है, दौलत राम क्या करता है, मकान में दुकान उसके हिस्से में आती है, लेकिन वो मकान में भी आधा हिस्सा कैसे ले लेता है ना? मतलब जबरदस्ती ले लेता है, ठीक है? अपनी हुकूमत जमाता, अपनी धौंस जमाकर वो आधा हिस्सा इसमें ले लेता है और मकान से जाते समय जो बड़ी बहू है ज्ञानो, वो खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। ये दर्शाता है कि उसके अंदर कितना ओछापन है ना? कितना ओछापन है। उम, वो घर के दरवाजे और चौखट तक भी लेके जा रही है। पंडित गौरीदत्त शर्मा उपन्यास की भूमिका में एक कविता भी लिखते हैं, जो कि इस प्रकार है। ये भूमिका में लिखी गई है एक कविता, ये ज़रूर आप याद रखिएगा। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़ें चित्त से। रही भूल मुझसे इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वही। ठीक है? दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़ें चित्त से। रही भूल मुझसे इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वही। ये 4 पंक्तियों की कविता है। ये जो कि इस भूमिका में लिखी गई है। इसको ज़रूर याद रख लेना। अच्छा, यहाँ पे भी है, दया से, कृपा से, क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले अपनी प्रीति से। वो कहते हैं कि अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो कहते हैं ना कि बुराई को छिपाना चाहिए। जो भले लोग होते हैं, उन्हें हमेशा किसी की, अपने दोस्त की या अपने साथी की, उसकी बुराई को छिपाना चाहिए, ना कि सबके सामने उजागर कर देना चाहिए। तो अपनी प्रीति वो दिखाएँ और मेरी अगर कोई भी गलती है तो उसे क्षमा कर दें, ऐसा वो कविता की वो ये कविता लिखते हैं भूमिका में। फिर आगे देखते हैं, डॉक्टर गोपाल राय ये आलोचक हैं। क्या कहना है इनका? देवरानी जेठानी की कहानी को ये प्रथम उपन्यास मानते हैं। इस उपन्यास में पढ़ी-लिखी व अनपढ़ स्त्रियों के गुण-दोष को भी प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में पढ़ी-लिखी व अनपढ़ स्त्रियों के गुण-दोष को प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, ये ध्यान रखना है, देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास किसके द्वारा माना गया है?
तो ये डॉक्टर गोपाल राय जी के द्वारा माना गया है। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय जी देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1882। इसके विशेषताएं देख लेते हैं। इस उपन्यास में पढ़ी लिखी ये हम पढ़ चुके हैं। यह दिल्ली के एक बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। ये भी पूछा जाता है किस परिवार की पृष्ठभूमि इसमें दिखाई गई है, तो बनिया परिवार की। और ये कहाँ के हैं? मेरठ के अग्रवाल बनिया। ये दिल्ली के एक बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। ये दिल्ली और मेरठ, इसमें देखो 2 उपन्यासों में अलग-अलग है, थोड़ा-सा मैं इसको देख के अभी बता दूँगी आपको। मेरठ ही है वैसे तो। पंडित गौरी दत्त शर्मा ने इस कहानी को नए रंग-ढंग से लिखा है, ठीक है? पंडित गौरी दत्त शर्मा जो हैं, इस कहानी को नए रंग-ढंग से लिखा है। स्त्री-पुरुष दोनों ही इसका लाभ उठाएँगे, ऐसा उनका मानना था। आगे चलते हैं मुख्य पात्र। मुख्य पात्र देख लेते हैं लाला सर्वसुख जो कि मेरठ के बनिया हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरठ ही है, ये दिल्ली के परिवार बनिया, ये बुक में ही थोड़ा-सा शायद मिस्टेक थी, ना ये मेरठ के हैं। दिल्ली के एक दूसरे उपन्यास में आएगा उसको भी हम पढ़ेंगे। लाला सर्वसुख ये मेरठ के बनिया हैं जिसने अपनी मेहनत से धन दौलत कमाई थी और हाट हवेली खड़ी की थी। ये मेरठ के बनिया हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से धन दौलत कमाई थी अपने दिनों में और हाट हवेली खड़ी की थी, मतलब पूरी जो दौलत शोहरत है वो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई थी। दौलत राम उनके बड़े बेटे का नाम है जो पिता के व्यवसाय में सहयोग करता था। मुलिया और कन्हैया, मुलिया और कन्हैया कौन है, तो ये दौलत राम के बेटी बेटा हैं। मुलिया उसकी बेटी का नाम है और कन्हैया दौलत राम के बेटे का नाम है, यानी कि ज्ञानों के बच्चे हैं ये। ठीक है, छोटे लाल ये लाला का छोटा बेटा था जिसकी रेलवे में नौकरी लग गई थी, ये रेलवे में नौकरी करता था, ये भी ध्यान रखना है। नन्हे और मोहन ये छोटे लाल के 2 बेटे हैं। नन्हे और मोहन ये छोटे लाल के 2 बेटे हैं। तो आनंदी के केवल 2 बेटे थे। स्त्री पात्र देखते हैं, स्त्री पात्र ज्ञानो जो कि जेठानी है, दौलत राम की पत्नी है, लाला सर्वसुख की बड़ी बहू है, जो अनपढ़ और झगड़ालू है। आनंदी देवरानी है, सुशिक्षित व विवेकशील है। छोटे लाल की पत्नी जो व्यवहार कुशल और समझदार स्त्री है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी है, इसकी शादी दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इसकी शादी कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। सुखदेई ये लाला की छोटी बेटी है। आगे चलते हैं, इसके गौण पात्रों को देख लेते हैं। गौण पात्र भी आजकल बहुत पूछे जाते हैं। शिव दयाल, बंशीधर कबाड़ी, ज्ञानचंद डूंगर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगाराम भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिश्रानी मुंशी, टिकट नारायण, ये पूछा जा सकता है। हर साय काबली, लाला दीनदयाल, कृपी, ये बाल विधवा है इसके अंदर, लाला बुलाकी दास, ये लाला बुलाकी दास, ये मदरसे में नौकर था। और झल्लामल, ये सारे इसके गौण पात्र हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे इसके विशेष तथ्य देख लेते हैं। यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी बताता है। आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरी क्लास आप लेना, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा। अगर कोई कहीं पे मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और बाद में उसको हम सही भी कर देंगे अगर आप एक बार भी बोल देंगे तो, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, आप चाहते हो ये देखो यूट्यूब पे मैं तो चाहूँ सारा फ्री पढ़ा दूँ, लेकिन क्या है कि यूट्यूब पे बच्चे बच्चे वही पढ़ना पसंद करते हैं और उसी पे विश्वास करते हैं जो पेड़ होता है, जिसके लिए वो पैसे देते हैं, है ना? तो वो मैंने पहले अभी 2 साल से मैंने 2 बार से पूरा इसकी तैयारी करवाई थी यूट्यूब पे, लेकिन उसका मुझे ख़ास कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैंने अब यूट्यूब पे ये पढ़ाना बंद कर दिया है। ऐप में इसकी जो क्लासेज़ हैं, वो चलेंगी। वैसे तो ये जो क्लास है, ये पूरा जो कोर्स है, वो ₹999 का रहेगा, लेकिन अभी अभी नवरात्रि का टाइम है, नवरात्रि का टाइम है, इसकी आज फर्स्ट क्लास मैं वहाँ पर ऐड कर दूँगी। रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि रिकॉर्डेड बैच में आप 1 दिन में कम से कम 10 क्लास भी पढ़ सकते हो। अगर आप लाइव लेंगे, तो लाइव ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्लासेज़ मैं करवा पाऊँगी, ठीक है? लेकिन रिकॉर्डेड का ये है कि मैं 1 दिन में 10 क्लास भी ऐड कर सकती हूँ, 20 क्लास भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है? और बिल्कुल न्यू है ये सब कुछ, कि जो पहले पे पढ़ाया था उससे बहुत अलग है। अगर आप ये सोचे कि उसको पढ़ लें, है ना? पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है? उससे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐड करी गई हैं, ठीक है? और अभी केवल ये जो कोर्स है आपको पूरा ₹599 में मिल रहा है, जिसमें यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 10 तक की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है? यूनिट कोई भी यूनिट नहीं छोड़ी जाएगी, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ थ्योरी पढ़ाऊँगी और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं एमसीक्यू कराऊँगी, ठीक है? दोनों तरीके से हम ये पढ़ेंगे क्योंकि पूरा थ्योरी पढ़ना असंभव है। हिंदी साहित्य जो यूनिट 2 है वो तो बहुत लंबा-चौड़ा है, अथाह सागर है हिंदी साहित्य, उसके लिए भी मैंने कुछ इंतज़ाम कर दिया, वो मैं आपको बता दूँगी। ये पुनर्विवाह का समर्थन करता है ये उपन्यास, लोक मुहावरों का उचित प्रयोग इसमें किया जाता है, अलगोजी की समस्या भी चित्रित हुई है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो समझ लीजिए सारी क्लास आपको पसंद आएँगी। आप इसको बिना देरी किए, बिना झिझके आप इसको ₹599 खर्च करके ले लीजिए। नवरात्रों का समय है, 2 दिन के लिए यही प्राइस रहेगा और फिर बाद में ये ₹999 का हो जाएगा। कि परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, वृद्ध यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी स्थिति पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूंक आदि की भी इसमें चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। आनंदी के पिता कहते हैं, आनंदी के पिता का ये कहना है कि ज्ञानवान लड़कियां कभी घबराती नहीं है, सब काम बड़ी ही समझदारी से करती हैं। वो अपनी बेटी से ये बात बोलते हैं कि जो ज्ञानवान लड़कियां हैं वो कभी भी घबराती नहीं है, सब काम बड़ी ही समझदारी से करती हैं। आगे ये इसमें कथन है जो पूछा जा चुका है पहले भी। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। यह इसी उपन्यास का कथन है। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। अगर उनको देखो, ये चीज हमने भी अपने टाइम में देखी है कि बच्चों को जब जैसे माता वगैरह होती है, आपने नाम सुना होगा, अगर वो किसी को निकल आती थी, ये रोग किसी को हो जाता था चेचक, तो क्या करते थे लोग, उसको 2-4 दिन घरों में बंद रखते थे और घरों के ही घरेलू नुस्खे हैं वो यूज़ करते रहते थे, झाड़-फूँक वगैरह करवाते थे, लेकिन दवाई नहीं दिलवाते थे। ऐसा मानना था लोगों का कि अगर इसमें दवाई दिलवाई गई तो जो ये माता है वो रुष्ट हो जाएगी और फिर ये कभी ठीक नहीं होगी। ठीक है? तो ऐसा मानना था, तो ये बात भी इसमें कही गई है, इसका ज़रूर ध्यान रखना। सुखदेई की माँ, सुखदेई आप जानते हैं ये कौन थी सुखदेई? तो लाला सर्वसुख की छोटी बेटी थी। उनका ये कथन है, दो तुम दौलत राम की सगाई रख लो, रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, घर से आई लक्ष्मी को कोई नहीं फेरता, आगे लौंडा लौंडिया का भाग है। सुखदेई की माँ यानी कि सर्वसुख की पत्नी, ठीक है? सर्वसुख की पत्नी जब उसके बड़े बेटे की ये सगाई आई थी, तो वह कहती है अपने पति से कि तुम दौलत राम की सगाई रख लो, रुपया पैसा तो हाथ का मैल है। इस एक ही कथन से आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमारे देश में क्या होता है कि जो अरेंज मैरिज जब करते हैं, उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास कोई अच्छा रिश्ता आता है ना, तो वो ये नहीं देखते, पहले तो छानबीन बिल्कुल नहीं की जाती थी कि लड़की क्या करती है, क्या नहीं करती है, उसको क्या आता है, क्या नहीं आता है ना? बस एक बार जो बड़े बुजुर्ग हैं वो देख जाते और बस उनको रिश्ता अगर पक्का समझ में आ गया तो रिश्ता पक्का कर देते थे। ठीक है? तो इसी बात से समझ में आता है उन्होंने ज्ञानों का रिश्ता ले लिया था, अगर वो छानबीन करते तो वो लड़की शायद उनके घर में नहीं आती। इस कथन से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है, इम्पोर्टेंट है। आगे ये छोटे लाल का कथन है, लाला जी अब तुम जगत की मोह माया छोड़कर आराम से बैठकर भगवान का भजन करो। जो छोटे पुत्र हैं लाला जी सर्वसुख के, वो ये बात बोलते हैं कि अब तुम इस जगत की मोह माया छोड़कर आराम से बैठकर भगवान का भजन करो। वो रेलवे में नौकरी कर रहे थे और अपने पिताजी से ये वाली बात बोलते हैं। इसी से पता चलता है कि वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, घर में वो एक मुखिया नहीं बल्कि एक फालतू का सामान हो जाता है। आगे सर्व सुख का ये कथन है, बिरादरी के लोग हँसेंगे और ठट्टे मारेंगे कि फलाने घर में लुगाइयों की लड़ाई हुई थी, इसलिए उसने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो ये कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगा दिया, आते ही घर का 3 तेरह कर दिया। ये वो बड़ी बहू के लिए जब दोनों आपस में मतलब लड़ाई होती है देवरानी-जेठानी की, तब ये वाली बात सर्वसुख कहते हैं क्योंकि जो जिसने अपने पूरी ज़िंदगी में मेहनत की हो, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी इज़्ज़त पर बट्टा लगे, है ना? तो ये बात वो बोलते हैं कि हमारी बात में बट्टा लगा दिया, कैसी बहू आई है ना? तो यहाँ पर हम थोड़े से इसके क्वेश्चन देखते हैं। वैसे मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये केवल 2 उपन्यासों में 2-3 उपन्यासों में आपको मिलेंगे। उसके बाद मैंने एमसीक्यू नहीं रखे थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, इसमें बहुत टाइम लगता, लेकिन ये अलग से मैं आपको करवा दूँगी।
ठीक है? ये अलग से मैं यूट्यूब पे ही करवा दूँगी, आप टेंशन मत लेना अगर टाइम मिलता है तो। अभी पहले फ़िलहाल हम वहाँ पे रिकॉर्डेड बैच का पूरा कंप्लीट मैं वहाँ पे वीडियोज़ डालूँगी, उनको आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलते हैं हम पहले इनका देख लेते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1870 में हुआ था, लियो प्रेस से, अभी हम ऊपर पढ़े हैं। देवरानी जेठानी की जो कहानी है उसकी विधा क्या है? तो ये उपन्यास है, ठीक है? उपन्यास है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देवरानी जेठानी की कहानी की अंतर वस्तु में क्या शामिल है? तो इसमें बाल विवाह भी है, जो कृपी पात्र है उसमें बाल विवाह भी दिखाया गया है। पुनर्विवाह का ये जो उपन्यास है वो समर्थन करता है। विवाह में फिजूल खर्ची पर रोकने की बात करता है। स्त्रियों की आभूषण प्रियता, ये भी इसकी अंतर्वस्तु में शामिल है। और उपर्युक्त सभी, ये इसका आंसर है डी। डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का नायक का नाम क्या है? देवरानी जेठानी की उपन्यास कहानी जो उपन्यास है इसका नायक कौन है? तो ये है लाला सर्वसुख। ठीक है, बी इसका ऑप्शन जो है सही है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सर्वसुख है यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देवरानी जेठानी की कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर है? मेरठ शहर के बारे में दिखाया गया है कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है उसमें दिल्ली की कहानी आती है, तो शायद इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसने आलोचक ने माना है? तो देखो यहाँ पर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास अभी हमने देखा था किसने माना है, तो डॉक्टर गोपाल राय के साथ साथ ये डॉक्टर पाल सिंह ने भी माना है। ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। गोपाल राय और पुष्पपाल सिंह दोनों ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किस समस्या का चित्रण नहीं हुआ है? तो किस समस्या का चित्रण इसमें नहीं दिखाया गया है? स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, धार्मिक अंधविश्वास या भ्रष्टाचार। तो सेवेंथ का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ये तीनों चीजें तो दिखाई गई हैं लेकिन भ्रष्टाचार की बात नहीं की गई है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में एक नया फूल खिला जो हिंदी उपन्यास का आरंभ बिंदु सिद्ध हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में एक नया फूल खिला जो हिंदी उपन्यास का आरंभिक बिंदु सिद्ध हुआ, ये किस आलोचक का कथन है? ये हमें बताना है। एट्थ का, तो ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय। ठीक है, ये जरूर आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन क्वेश्चन है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का पात्र सर्वसुख कहाँ का रहने वाला था? तो ये मेरठ का रहने वाला था। मेरठ का रहने वाला था। नेक्स्ट है, माता पिता के निधन के समय सर्वसुख की क्या अवस्था थी? जब सर्वसुख, लाला सर्वसुख के जब माता पिता का निधन हुआ था तो इसकी उम्र कितनी थी? बस ये बताना है। तो ये है 5 वर्ष। 5 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता का निधन हो गया था। सर्वसुख की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। अभी हमने पढ़ा है 2 बेटा थे और 2 बेटी थी। सर्वसुख की बड़ी लड़की की शादी कहाँ हुई थी? तो बड़ी लड़की की शादी कहाँ पर हुई थी? अभी हमने देखा था इसको, ये कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सर्वसुख की छोटी लड़की की शादी कहाँ हुई थी? इनकी छोटी लड़की की शादी कहाँ हुई थी ये बताना है। हापुड़ में बंशीधर कवाड़ी के यहाँ पर हुई थी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सर्वसुख की जो छोटी लड़की थी उसकी शादी हापुड़ में हुई थी, बंशीधर कवाड़ी के यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में देवरानी कौन है? तो वो है आनंदी, जो कि पढ़ी लिखी और व्यवहार कुशल है। देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास में जेठानी का नाम क्या है? तो ये है ज्ञानो। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आनंदी के पिता किस पद पर आसीन थे? आनंदी जो छोटी मतलब देवरानी जो थी उसके पिता किस पद पर आसीन थे? तो ये थे, एक मिनट, डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर के पद पर ये आसीन थे। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की रचना उपन्यास के रूप में नहीं बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में हुई थी, ये कथन किस आलोचक का है?
तो ये है डॉक्टर गोपाल राय, देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है, इसकी रचना बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में हुई थी। ये कथन डॉक्टर गोपाल राय का ही है। लोक जीवन इस उपन्यास में इतने चटक रंगों में पूरी प्रामाणिकता के साथ चित्रित हुआ है कि तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित कराता है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में ये कथन किसका है? लोक जीवन इस उपन्यास में इतने चटक रंगों में पूरी प्रामाणिकता के साथ चित्रित हुआ है। ये कथन बताना है तो ये किसका है? बी, पुष्पपाल सिंह का ये कथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में कौन सी सदी के मध्यम मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का चित्रित यथार्थ चित्रण हुआ है? तो ये है सी, 19वीं शताब्दी, क्योंकि आप जानते हो 1870 में प्रकाशित हुआ था ये, 19वीं सदी चल रही थी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु कहने वाले आलोचक कौन है? तो ये डॉक्टर गोपाल राय हैं। इनके काफी कथन है यहाँ पर पूछे जाते हैं। आई हुई लड़की घर से कोई नहीं फेरता और रुपया पैसा तो हाथ पैर का मेल है। देवरानी जेठानी कहानी में एक कथन किसका है? तो ये है सुखदेई की माँ का, है ना। तभी तो क्या करते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन है जो आपको, है ना, और साथ में आपको यहाँ पर ये इसकी उत्तरमाला भी मिल जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी है ना। अगर आपको अच्छी लगी, आप इसी तरह से यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो केवल और केवल 599 रुपए में ये पूरा यूनिट 1 से लेकर 10 तक आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। अभी ये 2 दिन के लिए 599 रुपए रहेंगे, उसके बाद ये 999 हो जाएंगे। और जो बच्चे 999 रुपए का ये पूरा कोर्स खरीदेंगे, उनको अ, जो हिंदी साहित्य की 2000 प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो उनको फ्री में दी जाएगी, ठीक है। और भी देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, जितना कर पाऊंगी उतना जरूर करूंगी, ठीक है। और यहाँ पर इसी प्रकार के नोट्स हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे, ये भी मैं दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। इसी प्रकार के नोट्स हैं। तो आपको अगर क्लास पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना, और आप ऐप को डाउनलोड करके वहां से इसकी जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो केवल 179 रुपए में ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।